चीन के लिए जासूसी के आरोपी 2 पुरुषों का यह मुकदमा बड़ा मामला बनना चाहिए था। यह नाकाम जासूसी मुकदमा है जिससे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बढ़े। गलती किसकी है? इस पे कई उंगलियां उठ रही हैं। प्रधानमंत्री बीजिंग को हटाना चाहते हैं। सारा ध्यान टोरी सरकार की नीति पर होना चाहिए। तो मामला आखिर है क्या? ये क्यों बिखर गया और सरकार चीन के बारे में बात करने में इतनी घबराई हुई क्यों है? सबको यही उम्मीद थी, लेकिन ब्रिटेन ने सबसे अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने 15 सितंबर को आरोप हटा दिए। ठीक 1 महीने पहले मुकदमा शुरू होने वाला था। हैरान न हो, ये तो चीन द्वारा यूके में की जा रही डरावनी चीजों का सिर्फ छोटा हिस्सा है। हमेशा की तरह चीन को इस तरह बेनकाब होना पसंद नहीं आएगा और वे एल्गोरिदम में इस वीडियो को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमारी मदद कर सकते हैं लाइक बटन पर क्लिक करके। धन्यवाद। अक्टूबर 2023। MI5 के प्रमुख ने एक सख्त चेतावनी दी। कहा कि 20,000 ब्रिटिश नागरिकों से लिंक्डइन पर चीनी एजेंटों ने संपर्क किया था। उद्देश्य स्पष्ट और विनाशकारी था। उनका मकसद यूके के औद्योगिक और तकनीकी रहस्यों की चोरी था। चीन की सफलता दर इतनी ज्यादा होना हैरानी नहीं है। MI5 प्रमुखों के अनुसार अब करीब 10,000 यूके व्यवसाय खतरे में हैं। मैंने कहा कि इसमें हैरानी नहीं, क्योंकि बाहर के दुश्मन पहचानना आसान है, लेकिन घर के अंदर वालों को पहचानना मुश्किल होता है। 2 युवा ब्रिटिश नागरिक एक ऐसे तूफान के केंद्र में खड़े हैं जो बिल्कुल किसी जासूसी उपन्यास जैसा लगता है। क्रिस्टोफर कैश, जो चीनी नीति पर काम करने वाले संसदीय शोधकर्ता हैं, और उनके दोस्त क्रिस्टोफर बेरी पर बीजिंग के लिए जासूसी का आरोप लगा। दोनों पुरुषों ने आरोपों का खंडन किया, लेकिन उनके शब्द और कार्य मेल नहीं खाते थे। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2023 के बीच दोनों पुरुष राज्य की सुरक्षा या हितों के खिलाफ काम करते रहे। उन्होंने ऐसी जानकारी प्राप्त, एकत्रित, रिकॉर्ड, प्रकाशित या साझा की जो शत्रु के लिए सीधे या परोक्ष रूप से उपयोगी हो सकती थी या थी। ऐसा लग रहा था कि असली दुश्मन चीन नहीं था। अक्टूबर में शुरू होने वाला उनका मुकदमा क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज द्वारा केस वापस लेने पर अचानक रुक गया। इस चौंकाने वाले फैसले के लिए लगभग कोई सफाई नहीं दी गई। यह वह बिल्कुल सही मौका हो सकता था जब एक फैले हुए चीनी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सकता था, लेकिन यह मौका हाथ से निकल गया। अभियोजकों के इस कदम का कारण जानने के लिए हमें शुरुआत पर लौटना होगा। उन लोगों में से एक, क्रिस्टोफर कैश, एक सामान्य चिकित्सक का बेटा है। कैश ने विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश पाई। एडिनबर्ग के जॉर्ज वॉटसन कॉलेज में पढ़े, जो यूके के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में है और जहां फीस प्रति टर्म 5,000 है। इसके बाद कैश ने सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ा। सब सही था, फिर कुछ हुआ। क्यों? स्नातक के बाद कैश ने ब्रिटिश काउंसिल की योजना से होंगजो, शंघाई में 2 साल अंग्रेजी पढ़ाई। इसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन के लाओ चाइना इंस्टीट्यूट से चीन में MSc किया। चीन की राजनीति की गहरी समझ के कारण जो उन्होंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान हासिल की थी, कैश जल्दी ही बीजिंग के आंतरिक कामकाज के विशेषज्ञ बन गए। लेकिन यही से बात और दिलचस्प हो जाती है, उन्होंने कहीं काम नहीं किया। कैश ने चाइना रिसर्च ग्रुप की सह स्थापना की, जो एक थिंक टैंक है जो चीन के प्रभाव और नीतियों की जांच पड़ताल के लिए समर्पित है, और वे इसके निदेशक भी रहे। ध्यान रहे, यह आम थिंक टैंक नहीं था। यह समूह, जिसे 2020 में कंजर्वेटिव सांसदों द्वारा स्थापित किया गया था, जिनमें टॉम टुचेनहार्ट भी शामिल हैं, यूके की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में काम करता था। कैश सिर्फ संसदीय शोधकर्ता नहीं था, वह सत्ता के करीब रहकर उन सांसदों के साथ काम करता था जो चीन के वैश्विक प्रभाव पर ब्रिटेन की रणनीति बना रहे थे। टुचेनहार्ट के प्रमोशन के बाद एलिसिया कर्न्स ने CRG और फॉरेन अफेयर्स सेलेक्ट कमेटी की अध्यक्षता संभाली। कर्न्स चीन के लिए बुरा सपना थी। उसी साल नवंबर में कर्न्स ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर ताइवान यात्रा की। इस कदम की बीजिंग ने कड़ी आलोचना की, क्योंकि वह ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। इस सब के बीच क्रिस्टोफर कैश मुख्य भूमिका में थे। वे आम सहायक नहीं थे। वह युवा थे, मंदारिन भाषा में धारा प्रवाह थे और किरन्स के अनुसार बहुत सक्षम थे। उन्होंने तो यहाँ तक कि उनकी मदद की कि उन्हें एक संसदीय पास मिल जाए जिसमें पृष्ठभूमि की जांच की आवश्यकता होती है, ताकि वह उनकी टीम के लिए और अधिक सुलभ हो सके। आमतौर पर वह वाटरलू में एक सर्विस्ड ऑफिस से काम करते थे। कियर्न्स के साथ अपनी स्थिति के माध्यम से कैश को संसदीय हलकों और वरिष्ठ नीति निर्माताओं तक असामान्य पहुंच मिली।
जिसमें टुचेन हार्ट के स्वयं के बहुत करीब रहना भी शामिल था। केयरन्स ने उन्हें चीन से प्रेम करने वाला लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का आलोचक बताया। यह थोड़ा अजीब है। यह ऐसा है जैसे मैं कहूँ कि मैं शाकाहारी हूँ लेकिन मुझे चिकन बहुत पसंद है। कैश राष्ट्रीय सुरक्षा नियम लागू कराने में सक्रिय थे ताकि चीनी कंपनियां ब्रिटिश कंपनियों से आगे न बढ़ें। उन्होंने यूके में गुप्त चीनी पुलिस स्टेशनों का खुलासा करने में भी मदद की। हर लिहाज से किरन्स ने कहा कि वह उनके भरोसेमंद स्टाफ के दायरे में थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उसे कभी भी कोई गोपनीय जानकारी नहीं मिली क्योंकि वह सरकार में नहीं थी। फिर भी उन्होंने माना कि उसे इस बात की अच्छी समझ थी कि संसद असल में कैसे काम करती है, सांसद क्या पढ़ते हैं, वे कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। अब तक कैश खलनायक लगता है, पर एक और व्यक्ति उसे चुपचाप मदद कर रहा था। उनका अतीत अधिकारियों के सभी सवालों के जवाब दे सकता था, बस एक वजह से नहीं। उसका दोस्त क्रिस्टोफर बेरी, जो भाषा शिक्षक था और चीन से जुड़े थे, उस पर संवेदनशील जानकारी जुटाने में मदद का आरोप लगा। बेरी 2015 से चीन में काम कर रहा था। उसने वहां कई शिक्षण पदों पर काम किया था और दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। दोनों 2017 से 2019 के बीच हुआंगसाओ चीन में शिक्षक थे। कैश और बेरी पर यूके के 1911 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आरोप लगे थे। निक प्राइस, सीपीएस स्पेशल क्राइम और काउंटर टेररिज्म डिवीजन के प्रमुख ने इसे गंभीर और जटिल बताया। इसके लिए खुफिया एजेंसियों और अभियोजकों का समन्वय जरूरी था ताकि कथित जासूसी का पूरा आकलन हो सके। संवेदनशीलता के चलते मार्च 2023 में हुई उनकी गिरफ्तारी महीनों गुप्त रखी गई, जबकि वेस्टमिंस्टर में खबरें आमतौर पर तुरंत फैलती हैं। सितंबर 2023 तक प्रेस को इसकी भनक नहीं थी और मामले के सक्रिय होने से विवरण भी कम थे। जल्द ही चौंकाने वाले राजा सामने आने लगे। अप्रैल 2024 में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने अपना मामला पेश किया। सीपीएस ने आरोप लगाया कि कैश से लेकर बीजिंग के पोलित ब्यूरो तक सीधी संचार श्रृंखला थी। उन्होंने दावा किया कि एक व्यक्ति जिसे चीनी खुफिया एजेंट माना जाता है ने बेरी से राजनीतिक रुचि के विषयों पर कम से कम 34 रिपोर्टें तैयार करवाई थीं। इनमें से कुछ विषय खुद बेरी द्वारा सुझाए गए थे, जिन्हें यूके की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक माना गया। अभियोजकों के अनुसार बेरी ने कुछ जानकारी कैश से ली थी, लेकिन कैश को अदालत में सफाई का मौका नहीं मिला। उनके सहयोगी जोर देते हैं कि उन्हें कभी भुगतान नहीं किया गया, न ही दबाव डाला गया या ब्लैकमेल किया गया, और जो भी जानकारी उन्होंने बेरी के साथ साझा की थी वह ओपन सोर्स सामग्री थी, सामान्य राजनीतिक विश्लेषण या वेस्टमिंस्टर की गपशप। इस बीच बेरी की टीम तर्क दे रही थी कि ये 34 रिपोर्ट्स चीन के कॉरपोरेट क्लाइंट के लिए थीं जो यूके में व्यापार बढ़ाना चाहता था। उनके वकील जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इन रिपोर्ट्स को विभिन्न स्रोतों की खुली सामग्री का मिश्रण बताया, जिसमें बेरी ने केवल समकालीन राजनीति पर अपने विचार रखे। कैश की ओर से कोई भी जानकारी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने जोर देकर कहा, असंवर्गीकृत वेस्टमिंस्टर की गपशप थी जो अभियोजकों द्वारा पेश की गई जासूसी की कहानी से बहुत दूर थी। हालांकि सीपीएस ने दावा किया कि कैश द्वारा दी गई अधिकांश जानकारी बेरी द्वारा मांगी गई थी। समय के साथ कैश ने बिना मांगे भी ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी साझा की। अभियोजकों के अनुसार इस मामले के केंद्र में मौजूद तथाकथित चीनी एजेंट ने कैश के माध्यम से बेरी से प्राप्त राजनीतिक रूप से संवेदनशील जानकारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य को पहुंचाई। यहां तक कि पोलित ब्यूरो के सदस्य को भी यह चीनी प्राप्तकर्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी शक्ति कल्पना से बाहर है। द गार्जियन ने बताया कि ब्रिटिश अभियोजकों को शक था कि काई ची चीन के शीर्ष लोगों में से एक वेस्टमिंस्टर से जुड़ी खुफिया जानकारी के अंतिम प्राप्तकर्ता हो सकते हैं। काई ची सीसीपी की 7 सदस्यीय स्थायी समिति में 5वें स्थान पर हैं। पोलित ब्यूरो चीन की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संस्था है जिसकी अध्यक्षता शी जिनपिंग करते हैं। काई कोई आम अधिकारी नहीं, वह शी के वफादार, बीजिंग के पूर्व पार्टी सचिव और अब सीसीपी जनरल ऑफिस के निदेशक हैं, मूल रूप से शी के चीफ ऑफ स्टाफ। तो अगर यह सच है तो इसका मतलब यूके संसद की जानकारी किसी तरह चीन के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे विशेषज्ञ संदेह करते हैं। काई के स्तर के पोलित ब्यूरो सदस्य को 2 युवा शोधकर्ताओं से, जिनके पास कोई गोपनीय सामग्री नहीं है, वेस्टमिंस्टर की गपशप मिलना असंभव लगता है। प्रोफेसर कैरी ब्राउन, निदेशक लाओ चाइना इंस्टीट्यूट, किंग्स कॉलेज लंदन ने कहा, यह लगभग असंभव है कि काई जैसे व्यक्ति का किसी विदेशी से सीधा संपर्क हो, चाहे वह खुफिया जानकारी के लिए ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि पोलित ब्यूरो के सदस्य खासकर शी जिनपिंग की केंद्रीकृत व्यवस्था में आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं।
उनके अनुसार उनके पास कुछ खास उद्यमशील करने की स्वतंत्रता नहीं है। सीपीएस ने कहा कि यह यूके की सुरक्षा या हितों के लिए हानिकारक था, क्योंकि यह सीधे या परोक्ष रूप से चीनी राज्य को लाभ पहुंचाता था। इस सारी अफरा तफरी के बीच चीन ने जोरदार पलटवार किया और पूरे मामले को पूरी तरह से मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बदनामी बताया। चीन को इस विवाद का जवाब कभी न कभी देना ही था, क्योंकि यह मामला दूसरों से अलग था। पिछले 2 सालों से क्रिस्टोफर कैश जोरेगिस और क्रिस्टोफर बेरी का मामला पश्चिमी मीडिया में चीन से जुड़े प्रमुख जासूसी मामलों में गिना गया। आरोप गंभीर थे, सबूत ठोस थे और यह कहानी दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित कर रही थी। ब्रिटेन की सीपीएस ने 15 सितंबर को आरोप हटा दिए, जबकि मुकदमा शुरू होने में 1 महीना था। आधिकारिक कारण था कि मामला अब आवश्यक सबूतों तक नहीं पहुंचता था। अचानक एक ऐसी कहानी जो सालों से सुर्खियों में थी, अदालतों से गायब हो गई। एलिसिया किर्न्स, जो एक मुख्य गवाह और कंजर्वेटिव सांसद थीं, को इस बात का कोई संकेत नहीं मिला था कि मामला गिरने वाला है। सिर्फ 1 हफ्ता पहले मेट के स्पेशल ऑपरेशंस 15 के अधिकारी, जो जासूसी और आतंकवाद के मामलों को संभालने वाली इकाई है, ने उनके लिए एक साधारण कोर्ट परिचय यात्रा का आयोजन किया था। अचानक बूम, सब बिखर गया। कॉमन स्पीकर लिंडसे होयल ने गुस्सा जताया और चेताया कि संसद विदेशी हस्तक्षेप से सुरक्षित नहीं रह सकती। इस बीच सरकार और विपक्ष एक कड़वी दोषारोपण की लड़ाई में उलझे हुए हैं। दोनों एक दूसरे पर चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में पहचानने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में बदलाव की मांग बढ़ने पर सबसे बड़ा सवाल उठा। कर्न्स परेशान हो गईं। उन्होंने कहा, कुछ तो बहुत गलत है। अगर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास सबूत हैं, तो उसे जूरी के सामने क्यों नहीं रखा जाता? सीपीएस के अनुसार मामले की लगातार समीक्षा होती रही। अभियोजकों ने कहा कि अब सबूतों का मानक पूरा नहीं हो रहा, जबकि यही मानक पहले आरोप लगाते समय भी था। और ध्यान रहे, तब अभियोजन को अटॉर्नी जनरल विक्टोरिया प्रेंटिस की मंजूरी मिली थी। रिपोर्टों के अनुसार पूरा मामला इसलिए गिर गया क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने चीन को कानूनी रूप से दुश्मन घोषित करने से इनकार कर दिया। 1911 के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में वह परिभाषा जरूरी है। सरकार जब तक किसी देश को आधिकारिक दुश्मन घोषित नहीं करती, तब तक दुश्मन की मदद का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वर्गीकरण न होने पर मामला नहीं टिकता और खुद ही बिखर जाता। डाउनिंग स्ट्रीट ने इसे बेहद निराशाजनक बताया कि इन व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलेगा। सचिव मंत्री डैन जार्विस ने संसद में यही भावना जताई और कहा कि मामला रोकने का फैसला अभियोजकों ने स्वतंत्र रूप से लिया था। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना के ल्यूक डिपुलफोर्ड ने कहा कि अगर मामला आगे बढ़ता तो बचाव पक्ष शायद मुकदमा लड़ता। क्या चीन दुश्मन था? यह सवाल 1911 के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत वह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण थी। यही वह कानून है जिसके तहत कैश और बेरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस पुराने ढांचे में अभियोजकों को आरोप लगाने के लिए चीन को औपचारिक रूप से दुश्मन राज्य घोषित करना पड़ता था, लेकिन इसमें एक मोड़ है। यूके के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023 में अब सरकार को किसी देश को दुश्मन घोषित किए बिना भी जासूसी, हैकिंग या शत्रुतापूर्ण कृत्यों के लिए अभियोजन किया जा सकता है। क्योंकि मामला पुराने कानून के तहत दर्ज था, अधिकारियों को उसकी सख्त परिभाषाओं का पालन करना पड़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकनीकी कारण से चीन पर सीधी कार्रवाई कानूनी रूप से असंभव हो गई, लेकिन चीन को दुश्मन के रूप में परिभाषित करना सामान्य राजनयिक भाषा से कहीं आगे चला जाता और इससे बीजिंग को नाराज करने का खतरा था। यूके की दुविधा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अब चीन पर खास तौर से सेवा क्षेत्र के जरिए काफी निर्भर है। यूके की सेवा निर्यात चीन को 121% बढ़कर 132 बिलियन हो गई है और अब सेवाएं ब्रिटेन के चीन निर्यात का लगभग आधा हिस्सा हैं, जो अब तक का सबसे अधिक अनुपात है। सच कहें तो चीन वैश्विक विनिर्माण का निर्विवाद राजा है, जिसे ब्रिटेन का बाजार नजरअंदाज नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि तमाम आरोपों के बावजूद चीन अभी भी यूके में एक बड़ा नया चीनी राजनयिक परिसर बनाने की योजना बना रहा है। लंदन के मुख्य इलाके में टावर ऑफ लंदन के पास 20,000 वर्ग मीटर में फैला है। 255 मिलियन पाउंड की यह जगह एक लंबा और प्रतीकात्मक इतिहास रखती है। कभी यह एक मध्ययुगीन मठ का घर थी, बाद में यह ब्रिटिश सिक्का निर्माण का जन्मस्थान बनी और अब यह चीनी सरकार के स्वामित्व में है। स्थानीय निवासी, मानवाधिकार कार्यकर्ता और बैकबेंच सांसदों ने इस सौदे का विरोध करते हुए चेताया कि यह परियोजना दूतावास से बढ़कर हो सकती है।
अब कई विशेषज्ञ मानते हैं कि परिसर में चीनी जासूस राजनयिक रूप में हो सकते हैं। दबाव और जांच के चलते ब्रिटेन सरकार ने परियोजना की अंतिम मंजूरी चुपचाप टाल दी है। यह कदम वेस्टमिंस्टर में फैली बेचैनी को बयां करता है। कैश और बेरी से पहले ही ब्रिटेन की स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू ने चेताया था कि चीन ब्रिटेन के लिए जटिल और स्थायी चुनौती है। जो कुछ भी उसके बाद हुआ है उससे देखते हुए यह और भी ज्यादा अहम लगता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रिटेन की चीन नीति हमेशा एक संतुलन साधने की कोशिश रही है, जिसमें बीजिंग की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की कोशिश की गई है। व्यापार और पर्यावरण सहयोग के लिए दरवाजा खुला है, इसलिए लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव्स चीन पर बोलते समय सतर्क हैं। 2021 की इंटीग्रेटेड रिव्यू में चीन को प्रणालीगत प्रतिस्पर्धी बताया गया। 2023 तक उस शब्दावली को बढ़ाकर एक युग निर्धारित और प्रणालीगत चुनौती कहा गया। और लेबर पार्टी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करते समय उसने भौगोलिक रणनीतिक चुनौती शब्द कहा। सूक्ष्म अंतर दिखाते हैं कि राजनीतिक नेता कूटनीति और रक्षा में संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहां राजनेता अपने शब्दों को लेकर सतर्क हैं, वहीं खुफिया जगत अपने शब्दों को लेकर स्पष्ट है। वे चीन को एक सक्रिय लगातार बनी रहने वाली धमकी के रूप में देखते हैं। नवंबर 2021 में पूर्व MI6 प्रमुख रिचर्ड मूर ने चीन को ब्रिटेन की विदेशी खुफिया सेवा की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। अक्टूबर 2023 में MI5 प्रमुख केन मैकलम ने चेताया कि 20,000 ब्रिटिश नागरिकों से चीनी एजेंटों ने लिंक्डइन पर संपर्क कर औद्योगिक और तकनीकी रहस्य चुराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक जासूसी बड़े स्तर पर हो रही है और MI5 चीन से भारी गुप्त गतिविधि पकड़ रहा था, और जिन क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है वे कोई सामान्य व्यवसाय नहीं है। वे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी। ये तकनीकें भविष्य बना रही हैं। उन्होंने बताया कि हर हफ्ते हमारी टीमें चीन, रूस और ईरान की कई गुप्त गतिविधियां पकड़ती हैं। अब बात सिर्फ सैन्य या सरकारी डेटा तक सीमित नहीं है। चीनी खुफिया एजेंसियां अब स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालयों के शोध और छोटी टेक कंपनियों को निशाना बना रही हैं, जो सोचती भी नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा उन पर लागू होती है। लिंक्डइन पर फर्जी भर्तीकर्ता मुख्य हमला तरीका है। मैकलम के अनुसार चीनी एजेंट टेरपुआते नी एजेंट हेडहंटर बनकर ऑनलाइन प्रोफेशनल्स से संपर्क कर भरोसा जीतते और संवेदनशील जानकारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि MI5 ने 20,000 से ज्यादा प्रयासों का पता लगाया है, जो पहले से दोगुना है। दुनिया में चीनी औद्योगिक जासूसी को लेकर चिंता हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है, जो खुद को बीजिंग के साथ आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में मानता है। उसी कार्यक्रम में FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे ने बिना लाग लपेट के बात की। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को नवाचार के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और बीजिंग पर आर्थिक जासूसी व बौद्धिक संपदा चोरी को राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा मानने का आरोप लगाया। रे ने बताया कि वे चीनी गतिविधियों से जुड़ी 2,000 से ज्यादा जांचें चला रहे हैं और FBI हर 12 घंटे में नया मामला खोलती है। मैककॉलम ने MI5 के लिए कोई आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन बताया कि चीन से जुड़े मामले 4 साल में 7 गुना बढ़े हैं। MI5 ने कहा कि वह 20 ऐसे मामलों पर नजर रख रहा है जिनमें चीनी कंपनियां ब्रिटिश नियमों से बचने की कोशिश कर रही हैं। शेल स्ट्रक्चर, फ्रंट फर्म और छुपे हुए निवेश का इस्तेमाल करके वे गुप्त रूप से संवेदनशील UK तकनीक और विश्वविद्यालय अनुसंधान तक पहुंच बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मामलों में चीनी कंपनियों ने ब्रिटिश फर्मों की बौद्धिक संपदा तक पहुंचने को कानूनी खामियां ढूंढी। एक अन्य मामले में एक ने UK के शीर्ष विश्वविद्यालय से चुराया गया शोध डेटा हासिल किया। मैककॉलम, रे और उनके साथियों ने कहा कि वे हर जगह एक जैसी रणनीति देख रहे हैं। साइबर घुसपैठ, औद्योगिक जासूसी व रणनीतिक चोरी वैश्विक नवाचार में बढ़त के लिए हो रही हैं। खुफिया एजेंसियां राज्य प्रायोजित हैकिंग और बीजिंग से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। और यह पैटर्न सिर्फ UK तक सीमित नहीं है, पूरे यूरोप में यही हो रहा है। बीजिंग पर सूक्ष्म घुसपैठ की रणनीति अपनाकर दक्षिणपंथी या राष्ट्रवादी आंदोलनों को निशाना बनाने, नीति को प्रभावित करने और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का आरोप है। जर्मनी में अधिकारियों ने जियांजी को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप था कि उसने यूरोपीय संघ की चर्चाओं की जानकारी चीनी खुफिया एजेंसी को दी। शियान के संबंध मैक्सिमिलियन क्रास से थे, जो जर्मनी के दूरदराज दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD पार्टी के प्रमुख नेता हैं, और इस पार्टी की पहले ही चीन और रूस दोनों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए आलोचना हो चुकी है। जर्मन सांसद कॉन्स्टेंटिन कुले ने कहा कि दक्षिणपंथी चरमपंथी पार्टी के कारण जो चीन और रूस की कहानियां फैलाती है, जर्मनी विदेशी जासूसों के लिए प्रमुख निशाना बन जाता है। अन्य स्थानों पर भी बेल्जियम को ऐसी ही चिंताएं हुई हैं।
प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डीक्रो ने चेतावनी दी कि चीन कभी कभी शत्रुतापूर्ण होता है जब सामने आया कि व्लाम्स बेलांग पार्टी के फ्रैंक क्रेलिमान को चीनी खुफिया एजेंसी ने हांगकांग और उइगर मुद्दों पर यूरोपीय संघ की बहस को प्रभावित करने के लिए भर्ती किया था। फाइनेंशियल टाइम्स की जांच में पता चला कि चीनी राज्य सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारी डैनियल वू ने क्रे येलमैन को यूरोपीय नेताओं को यूके और यूएस पर यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर करने का सार्वजनिक आरोप लगाने के लिए राजी करने की जिम्मेदारी दी थी। चीन पूरे यूरोप में दक्षिणपंथी हस्तियों को क्यों निशाना बना रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीजिंग को राष्ट्रवादी आंदोलनों में जो पश्चिमी गठबंधनों पर संदेह करते हैं प्रभाव डालने के मौके दिखते हैं। बढ़ता जासूसी खतरा पूरे पश्चिमी यूरोप की सरकारों को अस्थिर कर रहा है। इसी कारण बीजिंग के लिए जासूसी के आरोपी क्रिस्टोफर कैश और क्रिस्टोफर बेरी पर मामले के अचानक गिरने पर सवाल उठ रहे हैं। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के पूर्व प्रमुख ने भी माना कि उन्हें अभियोजन छोड़े जाने का कारण नहीं पता, जिससे वेस्टमिंस्टर में संदेह बढ़ा है। विवाद तब बढ़ा जब कहा गया कि प्रधानमंत्री की टीम के पास ऐसे दस्तावेज थे जो चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा दिखाते थे, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने ये दस्तावेज क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के साथ साझा करना उचित नहीं समझा, इससे पहले कि मामला अचानक बंद कर दिया गया। इसका असर राजनीतिक ही नहीं कूटनीतिक भी है। मामले के गिरने से यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच खुफिया संबंध खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन कथित तौर पर इस बात से नाखुश है कि संवेदनशील जानकारी और सुरक्षा आकलनों को कैसे संभाला गया। व्हाइट हाउस के सूत्रों ने द टाइम्स को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जासूसी के आरोप हटाए जाने के बाद यूनाइटेड किंगडम की विश्वसनीयता को लेकर बढ़ती चिंता जता रहे हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी, यूनाइटेड स्टेट्स 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने के बाद से ही अपने सहयोगियों को हमारी संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीनी खतरे के बारे में आगाह करता आ रहा है। अमेरिकी सरकार उन विदेशी सरकारों से जानकारी साझा करने में बहुत सतर्क रहती है जो विरोधी दबाव में होती हैं। हम उन क्षेत्रों में सतर्क रहते हैं जहां विरोधी बेझिझक कार्रवाई कर सकते हैं। यह चिंता गंभीर है। 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए हुआवेई, जो चीन की सबसे बड़ी टेक और टेलीकॉम कंपनियों में से एक है, पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया था कि चीन के व्यापक और अस्पष्ट कानूनों के कारण हुआवेई जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कंपनी को संवेदनशील डेटा बीजिंग को देना पड़ सकता है। और सिर्फ अमेरिका ही अलार्म नहीं बजा रहा था। ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों ने विरोध किया, पर बीजिंग ने इसे हल्के में नहीं लिया। चीन के राजदूत ने चेतावनी दी कि अगर बर्लिन ने 5G नेटवर्क में हुआवेई की भूमिका घटाई तो जर्मन कार कंपनियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक साल बाद स्टॉकहोम द्वारा अपनी दूरसंचार संरचना से हुआवेई को प्रतिबंधित करने के फैसले के बाद बीजिंग के स्वीडन में दूत ने भी इसी तरह की धमकियां दी। चीन जासूसी विवाद से ब्रिटेन की संसद और पश्चिमी मीडिया में हलचल थी। तभी अटलांटिक पार एक नया मोड़ आया। अमेरिका ने अमेरिकी धरती पर एक और कथित चीनी जासूस की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिससे वॉशिंगटन चौंक गया। एशले टेलस, प्रमुख अमेरिकी सरकारी सलाहकार और भारत अमेरिका संबंध विशेषज्ञ, उन्हें गिरफ्तार किया गया और राष्ट्रीय रक्षा जानकारी रखने व चीन अधिकारियों से मिलने का आरोप लगा। वर्जीनिया के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर एक हलफनामे के अनुसार टेलस अमेरिकी विदेश विभाग में एक अवैतनिक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में सेवा दे रहे थे। साथ ही ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट में एक ठेकेदार के रूप में भी काम कर रहे थे। ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट पेंटागन के भीतर एक गुप्त आंतरिक थिंक टैंक है जो रक्षा विभाग को दीर्घकालिक रणनीति पर सलाह देता है। हलफनामे में आरोप है कि टेलस ने हाल के वर्षों में कई बार चीनी अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें सितंबर 2022 की एक संदिग्ध बैठक भी है। उन्हें फेयरफैक्स वर्जीनिया के एक रेस्तरां में मनीला लिफाफा लाते और 2 घंटे बाद बिना लिफाफे के निकलते देखा गया। उनकी गिरफ्तारी का समय यूके द्वारा चीनी जासूसी मामला बंद करने के तुरंत बाद वॉशिंगटन और लंदन में सवाल उठा रहा है और पश्चिमी देशों में समन्वित जासूसी नेटवर्क की आशंका बढ़ा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह चिंता और भी बुरे समय पर नहीं आ सकती थी। रूस यूक्रेन युद्ध वॉशिंगटन और उसके यूरोपीय सहयोगियों की कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद खत्म होता नहीं दिख रहा। इस दौरान ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक दबाव यूरोप की एकता पर भारी दबाव डाल रहे हैं और अब खुफिया अधिकारी एक डरावने परिदृश्य की चेतावनी दे रहे हैं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या अन्य यूरोपीय शक्तियों से कोई महत्वपूर्ण जानकारी
चीनी जासूसी नेटवर्क के जरिए लीक हो जाती है, या अगर बीजिंग को उन्नत सैन्य या तकनीकी डेटा मिल जाता है। यह मैनहट्टन प्रोजेक्ट के उल्लंघन जैसा है, जब सोवियत जासूसों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, यूके और कनाडा के परमाणु कार्यक्रमों में घुसपैठ की थी। अगर इतिहास दोहराया गया तो यूरोप और अमेरिका के लिए यह सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए भी विनाशकारी होगा। इसी कारण अब यूके और उसके पश्चिमी सहयोगियों को राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापार, अर्थव्यवस्था और सुविधा से ऊपर रखते हुए एक साहसिक विकल्प चुनना होगा, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां प्रभाव और जानकारी की शक्ति है, वहां हिचकिचाहट की कीमत पैसों से अधिक हो सकती है। यह स्वतंत्र दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। धन्यवाद।